डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 21 समरफील्ड के द्वारा बोहर मॉडल का एक्सटेंशन किया गया, वो देख रहे थे अपन। समरफील्ड ने फाइन स्पेक्ट्रा, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नई पोस्टुलेट्स दी। उन्होंने ये माना कि जो फंडामेंटल पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्ली है वो इलिप्टिकल है। सर्कुलेटरी पाथवे उसी इलिप्टिकल पाथवे की एक स्पेसिफिक कंडीशन है जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ इक्वल हो जाती है। और इस तरह से जो हम एक ऑर्बिट सिंगल पर्टिकुलर एनर्जी लेवल मानते हैं वो हमेशा एक सिंगल पर्टिकुलर एनर्जी लेवल नहीं होता। फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो पर्टिकुलर एक सिंगल एनर्जी लेवल है, लेकिन सेकंड ऑर्बिट जो है वो दो सब एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन है। थर्ड ऑर्बिट जो है वो तीन सब एनर्जी लेवल का कलेक्शन है। फोर्थ ऑर्बिट जो है और उससे आगे वाले ऑर्बिट्स जो हैं वो फोर सब ऑर्बिट्स का कलेक्शन है। तो इस तरह से सब ऑर्बिट्स को मानते हुए उन्होंने एक तो फाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम ये समझते हैं कि किस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं तो वो एक्चुअली या तो उसके सेकंड के एक सब ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे होते हैं या सेकंड के दूसरे सब ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे होते हैं। इसलिए दो अलग अलग फाइन लाइंस मिलती हैं जिनकी एनर्जी में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। अब सोमरफील्ड ने अपनी इसी हाइपोथेसिस के द्वारा एक दो बातें और बताई। एक तो प्रिसाइज मोशन, और प्रिसाइज मोशन से फिर समझाया जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। तो सबसे पहले देखिए प्रिसाइज मोशन क्या है, और इस प्रिसाइज मोशन को समझाने में आइंस्टाइन की थ्योरी भी यूज हुई। देखिए जब प्रिसाइज मोशन क्या होता है, कौन करता है? प्रिसाइज मोशन जो है वो इलिप्टिकल पाथवे का मोशन है। सोमरफील्ड मॉडल को पढ़ने के बाद आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ने ये बात एक्सप्लेन की कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्ली के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथवे में रिवॉल्व करेगा, मान लीजिए कोई न्यूक्ली के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी सेकेंड या थर्ड या फोर्थ ऑर्बिट के किसी सब ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरह से इलिप्टिकल पाथवे पे रिवॉल्व कर रहा है। पहले वो यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आकर के फिर यहाँ जाएगा। तो जैसे ही ये इसके नजदीक आएगा, इसकी वेलोसिटी जानते हैं अपन, जब न्यूक्ली के क्लोजर आता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है और जब दूर जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। जब घूमते हुए रेडियस इतनी ज्यादा हो जाएगी, ये रेडियस r1 r2, यहाँ इलेक्ट्रॉन जब घूमते हुए यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी v1 और यहाँ वेलोसिटी v2 है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वेलोसिटी कम होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी नजदीक आएगा तो ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपनी वेलोसिटी बढ़ा करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ा देगा। तो इस तरह से वेलोसिटी चेंज होगी। और आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि किसी भी पार्टिकल का रिलेटिव मास क्या होता है, उसके रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये बात फिजिक्स में आपको बताई जाएगी, केमिस्ट्री में भी हम इसी चैप्टर में इसको लास्ट में देखेंगे। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता है तो मास भी बढ़ेगा। जो ये रिलेटिव मास है ये बढ़ता जाएगा। रेस्ट मास तो कांस्टेंट होता है, लेकिन रिलेटिव मास वेलोसिटी पर v बढ़ेगा तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बढ़ेगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कम होता जाएगा, और नीचे वाली चीज कम हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ने से मास बढ़ेगा। अब वेलोसिटी बढ़ने से मास बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पर मास ज्यादा हो जाएगा, यहाँ मास कम हो जाएगा। उसी इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास बढ़ता कम होता घटता बढ़ता जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा एक ही इलिप्टिकल पाथवे में। सर्कुलेटरी मोशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलेटरी मोशन में तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस हमेशा कांस्टेंट रह रही है। इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्ली, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, वो कांस्टेंट रहेगी। जो स्पीड यहाँ है वही स्पीड यहाँ है, वही स्पीड यहाँ पर है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो स्पीड भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ स्पीड चेंज आएगा, नजदीक आएगा तो स्पीड तेज कर देगा, दूर जाएगा तो स्पीड स्लो कर लेगा। स्पीड तेज करेगा तो मास भी, रिलेटिव मास भी बढ़ जाएगा, और स्पीड कम करेगा तो रिलेटिव मास भी कम हो जाएगा। तो रिलेटिव मास चेंज हो रहा है। अब कोई चीज बहुत फास्टली हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड जानते हो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड रेंज की होती है। एक छोटा सा पार्टिकल छोटे से रेडियस के पाथवे में इलिप्टिकल या सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है, और तो उसका मास बहुत तेजी से लगता है कि पूरी पेरीफेरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरी पेरीफेरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? इस पूरी पेरीफेरी का सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में जाएगा। इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास, ये न्यूक्ली का मास है। तो इन दोनों के, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास, ये हो गया न्यूक्ली का
मास और न्यूक्ली का सेंटर ऑफ मास भी इसमें बीच में ही होगा। तो दोनों का जो क्यूमुलेटिव सिस्टम बनता है, हर सब ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का मास और ये जो न्यूक्ली के मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो रिजल्टेंटली यहाँ ज्यादा, इसके जो हैवी पार्टिकल है सेंटर ऑफ मास उसके ज्यादा नजदीक रहता है। अगर मान लीजिए कोई एक m मास का पार्टिकल और दूसरा m मास का पार्टिकल, बीच में जो जुड़ा हुआ है इसका मास नेग्लिजिबल है, तो इन दोनों पार्टिकल से बने सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा और उसका मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का 2m हो जाएगा और वो यहाँ हो जाएगा। ऐसा लगेगा पूरे सिस्टम को एज ए होल कि उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ, उनका मास पूरा का पूरा यहाँ सेंट्रलाइज्ड है। तो इस तरह जो बल्कि सिस्टम होता है या बहुत सारे मास पार्टिकल से बना सिस्टम होता है तो उसका एक सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। फिजिक्स में आपको रोटेशनल डायनेमिक्स में ये सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया जाएगा 11th के अंदर ही, 11th के टॉपिक्स है। तो इस तरह से ये जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास, ये न्यूक्ली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। इन दोनों का क्यूमुलेटिव सेंटर ऑफ मास यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये भारी है, बीच में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये m मास है और ये 2m मास है, तो इन दोनों के बीच सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में नहीं होगा, हैवी मास की तरफ होगा। सेंटर ऑफ मास पे अगर आप कोई डंडी खड़ी कर दोगे तो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, तो बीच में बैलेंस नहीं रहेगा। बीच में रखोगे तो ये इधर झुक जाएगा, इधर थोड़ा सा हल्का सा झुक जाएगा क्योंकि ये मास भारी है। तो आप इधर कहीं डंडी लेके रखोगे, अगर मान लीजिए आप एक स्टिक लेके बैठे हो जिसमें यहाँ m मास है और यहाँ 2m मास है, तो आप बीच में से डंडी को पकड़ोगे ऐसे अंगुली पे, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहोगे तो बैलेंस नहीं होगा क्योंकि हैवी मास की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो हैवी मास जहां जाके वो पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, है ना, वो जगह क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ मास हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास हैवी की तरफ, अगर ये m होता और ये भी m होता तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता। ये अगर 2m है, ये अगर 2m हो जाए तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ झुक जाएगा। ये 3m हो जाए तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा और इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये अगर 4m हो जाए तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा और इधर आ जाएगा। तो जैसे जैसे हैवी करते जाएंगे एक पार्टिकल को, तो सेंटर ऑफ मास उस हैवी की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इसी तरह से ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ होता है, लेकिन इसका मास तो फिक्स है। ये जो है ये तो अपना मास फिक्स रख रहा है, लेकिन ये अपना मास ही बदल रहा है। जब कभी इसका मास m1 हो जाता है, कभी इसका मास m2 हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये जो मास सेंटर ऑफ मास है, ये जो मास है ये खुद कभी बढ़ जाता है, खुद कभी, क्योंकि जब इसका मास बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाता है, और जब इसका मास कम होता है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो ये कम हो जाता है। तो जब ये अपना मास फिक्स नहीं रख रहा, घटा बढ़ा रहा है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि जैसे ये हल्का होता है सेंटर ऑफ मास थोड़ा और इधर आ जाता है, जैसे ये थोड़ा भारी होता है सेंटर ऑफ मास वापस थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है हल्का सा। जैसे ये हल्का होता है, ये तो अपना मास कांस्टेंट रख रहा है, ये अपना मास चेंज कर रहा है। ये भारी हुआ, सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर आ गया, ये हल्का हुआ, सेंटर ऑफ मास वापस थोड़ा इधर चला गया। देखिए मेरी अंगुली को देखिएगा, देखिए इसका मास कम हुआ, इसका मास कम हुआ, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, है ना, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। इसका मास बढ़ा, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, पूरा तो उधर जाएगा नहीं, मिडिल में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा उधर शिफ्ट होगा। तो ये जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र हिंदी में बोलते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्ली, ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्ली, जो होता है वो चेंज होता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है हल्का सा, कभी इधर ऐसे वाइब्रेट होता है। और आइंस्टाइन कहते हैं कि इस वाइब्रेशन की वजह से, आइंस्टाइन ने प्रिसाइज मोशन को समझाया था बेसिकली, इस वाइब्रेशन की वजह से जैसे ही ये इलिप्टिकल पाथवे में घूम रहा इलेक्ट्रॉन एक साइकिल पूरा करता है, उसको एक झटका लगता है, उस पूरे इलिप्टिकल पाथवे को झटका लगता है और वो इलिप्टिकल पाथवे हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, सेम इसेंट्रिसिटी रखते हुए। उसकी इसेंट्रिसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन वो अपने सेम पाथ को एज इट इज रिपीट नहीं करता, बल्कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है हल्का सा। फिर एक चक्कर पूरा किया, फिर हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, फिर एक चक्कर पूरा किया, फिर एक हल्का शिफ्ट हो जाता है, फिर एक चक्कर पूरा किया, फिर शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से वो लगातार हर साइकिल के बाद सेम इलिप्टिकल पाथवे को फॉलो नहीं करके, सेम इसेंट्रिसिटी रखते हुए इलिप्टिकल पाथवे को थोड़ा शिफ्ट कर लेता है। इलिप्टिकल पाथवे की शिफ्टिंग को बोलते हैं प्रिसाइज मोशन, हिंदी में बोलेंगे अयन गति। तो ये प्रिसाइज मोशन होती रहती है इलिप्टिकल पाथवेज की, और इलिप्टिकल पाथवेज की प्रिसाइज मोशन की वजह से किसी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के अंदर जब न्यूक्ली के चारों तरफ कोई सर्कुलेटरी पाथवे है, वो तो अपनी जगह सर्कुलेटरी पाथवे तो फिक्स रहेगा, वो प्रिसाइज मोशन नहीं करेगा। सेकेंड ऑर्बिट का सर्कुलेटरी पाथवे, सेकेंड ऑर्बिट का इलिप्टिकल पाथवे, ये प्रिसाइज मोशन कर रहा होगा। थर्ड ऑर्बिट का सर्कुलेटरी, थर्ड ऑर्बिट का
जो है इलिप्टिकल, थर्ड ऑर्बिट का दूसरा वाला इलिप्टिकल, ये भी प्रिसाइज मोशन कर रहा होगा, ये भी प्रिसाइज मोशन कर रहा होगा। तो प्रिसाइज मोशन करने की वजह से ये स्पेस में अलग तरीके से होगा एट अ टाइम, ये दूसरा किसी अलग तरह से होगा, ये तीसरा अलग तरह से होगा। मान लीजिए प्रिसाइज मोशन करते हुए एक इलिप्टिकल पाथवे यूं है, तो दूसरा इलिप्टिकल पाथवे हो सकता है यूं हो, तीसरा इलिप्टिकल पाथवे हो सकता है इन दोनों से अलग हो, है ना। इसेंट्रिसिटी तो अलग अलग है ही। अच्छा, अलग अलग इसेंट्रिसिटी वाले इलिप्टिकल पाथवेज अलग अलग तरह से प्रिसाइज मोशन कर रहे होंगे। कोई एक रेगुलर सिस्टमेटिक प्रिसाइज मोशन नहीं होगा कि सारे ही यूं हो रहे हैं धीरे धीरे तो बाकी दूसरा वाला भी यूं ही हो रहा है, ऐसा नहीं। इसका मास में जो वेरिएशन है वो अलग तरीके से आ रहा है, उसके मास में वेरिएशन अलग तरीके से आ रहा है, इसके मास में वेरिएशन अलग तरीके से आ रहा है, तो सबका प्रिसाइज मोशन अलग अलग तरह से हो रहा होगा। तो रैंडमली हम किसी एटम के अंदर घुसेंगे तो न्यूक्ली के चारों ओर वो जो इलिप्टिकल पाथवेज है, इलिप्टिकल पाथवेज में घूम रहे इलेक्ट्रॉन है, वो उस इलिप्टिकल पाथवे का अलग स्पेस रखेंगे। जैसे कोई यूं रख रहा है तो हो सकता है दूसरे उसी एटम के दूसरे इलिप्टिकल पाथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका प्रिसाइज मोशन करते हुए स्पेस में पोजीशन ये हो जाए। ठीक है, अब हम जब इस तरह से अलग अलग इलिप्टिकल पाथवेज के अलग अलग स्पेस ओरिएंटेशन रह रहे होंगे एटम के अंदर, और हमने उस पर अचानक से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, हमने उस पर अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड जीमान इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट लगा दिया, तो लगाते ही क्या होगा कि वो जो अलग अलग प्रिसाइज मोशन कर रहे इलिप्टिकल पाथवेज जो है वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करेंगे, अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करेंगे। अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करने से जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, नॉर्थ साउथ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस एटम के अंदर, ये क्या करेगा, ये तो अपनी जगह पड़ा रहेगा एज इट इज, ये भी अपनी जगह पड़ा रहेगा, लेकिन ये अपनी पोजीशन को थोड़े फिक्स कर लेगा, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके या इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करके फिक्स कर लेगा। ये अपनी पोजीशन को थोड़ी सी चेंज कर लेगा और फिक्स कर लेगा इंटरेक्ट करते समय, ये पोजीशन चेंज कर लेगा, जिससे इनकी एनर्जी, ये जो थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी है, या जो सेकंड ए सेकंड बी है, सेकंड बी की एनर्जी चेंज हो जाने से, थर्ड बी थर्ड सी की एनर्जी चेंज हो जाने से जो एक ही ऑर्बिट के डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्बिट्स हैं उनके बीच एनर्जी गैप थोड़ा बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एनर्जी थोड़ा गैप, एनर्जी डिफरेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। उनकी जो एनर्जी बहुत नजदीक नजदीक थी वो उतनी नजदीक नजदीक रह करके थोड़ी और दूर दूर हो जाएगी, थोड़ा और डिफरेंस आ जाएगा। और इस वजह से अब जो फाइन लाइन मिल रही थी सेकंड ए से फर्स्ट या सेकंड बी से फर्स्ट में आने पर, वो सेकंड ए सेकंड बी की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इतनी थी, तो अब इनकी एनर्जी डिफरेंस इतना हो गया। और फर्स्ट ऑर्बिट मान लीजिए यहाँ है, तो अब सेकंड ए से फर्स्ट में आ रहा है और सेकंड बी से जो फर्स्ट में आ रहा है वो भी दोनों रेडिएशंस भी थोड़ी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस वाली हो जाएंगी, और वो दोनों फाइन लाइन अब हमें अलग अलग नजर आएगी, और उसी को हम स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं, स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन बोलते हैं, इसी को जीमान इफेक्ट, इसी को स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो इलिप्टिकल पाथवेज प्रिसाइज मोशन करते हैं, प्रिसाइज मोशन के कारण स्पेस में अलग अलग, न्यूक्ली के चारों तरफ के स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन रखते हैं। अलग अलग ओरिएंटेशन रखने से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति उनका इंटरेक्शन अलग तरह से होता है, अलग अलग का, जिससे उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस आने से एक ही ऑर्बिट्स के डिफरेंट सब ऑर्बिट्स जो पहले बहुत पास पास थे वो दूर दूर हो जाते हैं, और उनके दूर दूर होने से अब उनके बीच जब ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होती है उनकी भी एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, और वो लाइन्स हमें स्प्लिट होती हुई नजर आती है। नॉर्मल आइज से भी अब हमें अलग अलग दिखने लग जाती है, फाइन लाइन्स की तरह पास पास नहीं दिखती, और इसी को हम स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो सब ऑर्बिट्स मानते हुए, इलिप्टिकल पाथवेज मानते हुए, ऑर्बिट से रिलेटेड सब ऑर्बिट मानते हुए फाइन स्पेक्ट्रा समझा दिया, और स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा यानी जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट समझा दिया। इसके अलावा सोमरफील्ड और कुछ नहीं समझा पाए। सोमरफील्ड मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की लाइन स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाए, बोहर भी नहीं समझा पाए थे, सोमरफील्ड भी नहीं समझा पाए। सोमरफील्ड MVR = NH/2π कैसे मिला, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस तरह से सोमरफील्ड मॉडल ने कोई नई बात नहीं बताई, केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रा को जो बोहर समझा रहे थे उनके फाइन स्पेक्ट्रा और उनके जीमान और स्टार्क इफेक्ट को समझाया सोमरफील्ड ने। इसलिए सोमरफील्ड के मॉडल को कई लोग, बहुत सारे वैज्ञानिक, ज्यादातर साइंटिस्ट जो है वो नया मॉडल नहीं मानते, वो एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल मानते हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज खड़े थे। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। MVR = NH/2π जो स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए जो कंडीशन है
कि स्टेबल ऑर्बिट वही होगा जहां MVR h/2 का n टाइम मल्टीपल होगा, 1 टाइम या 2 टाइम। ये कंडीशन क्यों आई स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए, कहां से आई, है ना। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए क्या कोई और कंडीशन है क्या, लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन क्यों नहीं हो रहा, जो प्रैक्टिकली मिल रहा है वो थियोरेटिकली एक्सप्लेन क्यों नहीं हो रहा। इन सब को समझाने के लिए आगे और रिसर्च वर्क चलता रहा और नए मॉडल आए। सबसे मोस्ट मॉडर्न मॉडल आया जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड ये नया मोस्ट मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम, जिसमें मोनो इलेक्ट्रॉनिक, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन सभी के ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट्स को पूरा अच्छी तरह से समझ लिया गया, हम उसको समझने लग गए। वो कहलाया वेव मैकेनिकल मॉडल। हिंदी में बोलते हैं वेव माने तरंग, मैकेनिकल माने यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी मॉडल। वो किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप नहीं था, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। मेनली उसको श्रोडिंजर के द्वारा डेवलप बोलते हैं, मेनली श्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप बोलते हैं, बट ओनली श्रोडिंजर द्वारा डेवलप नहीं था। बहुत सारे अदर साइंटिस्ट की फंडामेंटल थ्योरीज भी उसमें अप्लाई हो रही थी। तो और वो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था। ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, और एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों की सोच में क्या अंतर है, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ अप्लाइड हो, कहाँ एप्लीकेबल है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ एप्लीकेबल है साइंस के अंदर। फिजिक्स की ये बातें गुड बातें हैं जो अपन नेक्स्ट पीरियड के अंदर करेंगे। हम क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से कंपेयर करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिक फॉर्मूलाज कौन, बेसिक थ्योरीज प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं, और उनमें क्या नयापन है, क्या क्वांटम मैकेनिक्स नई बात बोलती है, और वो बातें कहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, कहाँ उन बातों का प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस है, और कहाँ क्वांटम मैकेनिक्स हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। उनके जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरीज है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हमें ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन कहाँ कहाँ होता है और एटम पर होता है। इसलिए पहले क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद मॉडर्न वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, लास्ट मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। अभी आप जो है यहाँ तक की जो थ्योरी कंप्लीट हो गई है उसका डीपीपी आप मिला लीजिए, और जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी यहाँ तक सोमरफील्ड मॉडल तक कंप्लीट कर लीजिए। स्टार्टिंग से लेकर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से लेकर के सोमरफील्ड मॉडल तक आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल और वेव मैकेनिकल मॉडल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का। तो वो हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको आज क्या करता हूँ कि ये जो डीपीपी है, अगर आपने डीपीपी 3 मिलाई नहीं है तो आप डीपीपी 3 को मिला लीजिए पहले, वीडियो को यहीं स्टॉप करके, और उसके बाद ये वीडियो का आगे वाला पार्ट देखिए। अगर आपने मिला रखा है तो मैं डीपीपी 3 के डाउट्स को सॉल्व करवा रहा हूँ, वो आप लोग साथ साथ देखते चलिएगा। देखिए डीपीपी 3 जो है डीपीपी 3 के डाउट्स के सॉल्यूशन। देखिए डीपीपी 3 के अंदर काफी बड़ी डीपीपी है ये, इसके अंदर लगभग 36 क्वेश्चन है, लगभग क्या 36 क्वेश्चन ही है, और मैं एक एक करके 1 बाय 1 दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करवा रहा हूँ जहां जहां आपके डाउट है। द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ थर्ड एंड सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। रेशियो ऑफ रेडी ऑफ हाइड्रोजन थर्ड ऑर्बिट, रेशियो हाइड्रोजन सेकंड ऑर्बिट क्या हो जाएगा, जानते हो आप। रेशियो क्या होता है, रेडियस क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। जब रेशियो निकालना होता है तो कांस्टेंट यूनिट सब कट जाएगी, दोनों एच के हैं तो जेड दोनों के लिए 1 हो जाएगा। इसका एन हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 1 रेशियो 2 स्क्वायर अपॉन 1, 9 रेशियो 4। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए इस तरह 4:9 भी दिया हुआ ऑप्शन में, 9:4। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 विल बी। ये देखिए आयनाइजेशन एनर्जी तो कोई सेकंड ऑर्बिट से नहीं होती, आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक ले जाने के लिए होती है, लेकिन इसने बोल दिया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट, यानी सेकंड ऑर्बिट से आयनाइज करने के लिए एनर्जी। हालांकि ये टेक्निकली ये लैंग्वेज थोड़ी गलत है। सेकंड ऑर्बिट से अगर Li+2 के सेकंड ऑर्बिट से अगर आप ये न्यूक्लियर है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये इनफाइनाइट ऑर्बिट, अगर आप सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हो, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट से ले जा रहे हो इनफाइनाइट पे, तब तो अपन उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट ले जा रहे हो, बेसिकली ये सेपरेशन एनर्जी हो गई। सेकंड स्टेट से इनफाइनाइट ले जा रहे हो तो इसको अपने को सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट बोलना चाहिए, लेकिन इसने बोल दिया आईपी फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट। कोई बात नहीं, अगले ने बोल दिया सो बोल दिया, हम इसकी बात का सम्मान करेंगे। टेक्निकली बात गलत है फिर भी सम्मान करेंगे।
आईपी फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट, आईपी ऑफ सेकंड ऑर्बिट माने सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट। तो सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट क्या हो गया, सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगा एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट माइनस एनर्जी ऑफ ES1, ES1 क्या हो गया, इन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। अब लिथियम +2 का सेकेंड ऑर्बिट है, इनफाइनाइट का एनर्जी तो हमेशा ही क्या होता है, जीरो ही होता है इनफाइनाइट का एनर्जी तो, और सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z कितना हो जाएगा लिथियम का 3 और N कौन सा है 2, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 9/4। तो 9/4 को मैं थोड़ा अंदाजे से कैलकुलेशन करता हूँ, 9/4 क्या अगर 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2.25, 2.25 का मल्टीप्लाई करूंगा 13.6 से 14 मान लूं तो 28, 29 के आसपास आ जाना चाहिए, 30 के आसपास आना चाहिए। ऑप्शन देख लूंगा, पूरी कैलकुलेशन मत किया करो ऑब्जेक्टिव में, पहले ऑप्शन देख लो, बहुत दूर दूर 122, 40, 30, 13.6, तो मैं समझ जाऊंगा 30 के आसपास होगा ये। तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 30.6, तो ये आ जाएगा आपका जो है ना 13.6, 14 2 28 और 0.25 है, तो ठीक है ये 30 के आसपास बैठेगा, तो +30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा थर्ड आंसर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट इन H एटम, जूल में दे रखा है, जूल में आपको मालूम है फॉर्मूला याद है, थर्ड क्वेश्चन में आ गया हूं मैं। जूल के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या था, जूल में था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन N² जूल पर एटम। ठीक है ना, ऑप्शन देखिए, किलो जूल, जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁻19 में, तो मैं पहले एक बार जूल में निकाल लेता हूं, नहीं तो फिर किलो जूल में निकाल लूंगा, ये फॉर्मूला था। अब देखिए -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² H एटम है तो 1 अपॉन N², N² कितना हो जाएगा सेकेंड बोहर ऑर्बिट, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके -2.18 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻18, तो ये आपके आ जाएगा जूल के अंदर। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये -21.8 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻19, अगर मैं डेसिमल को यहाँ ले जाता हूँ तो मैं यहाँ 10⁻⁻19 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग माइनस, ऑप्शन दे रखा है 5.44 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 5.44 इंटू 10⁻⁻19 जूल, फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा सीधा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ जो है वो एनर्जी इक्वेशन ऑफ nth ऑर्बिट देख लोगे आप, फॉर्मूला बहुत इजी सा है। इक्वेशन फॉर रेडियस देख लोगे आप। 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगी, द एनर्जी ऑफ H एटम इन nth ऑर्बिट इज En, देन एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि अगर H एटम के nth ऑर्बिट में एनर्जी En है तो हीलियम प्लस के nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगा। अब अपन जानते हैं कि एनर्जी जो होता है ध्यान दीजिएगा -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है ना, किसी एक यूनिट में। अगर यूनिट चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, Z रहेगा स्क्वायर, N² रहेगा ही। अब इसमें क्या कर रहा है कि इसका भी nth ऑर्बिट में पूछ रहा है और इसके भी nth ऑर्बिट में ही पूछ रहा है, इसके nth ऑर्बिट की दे रहा है और इसके nवें ऑर्बिट में ही पूछ रहा है, यानी n सेम रखा है। तो अपन जानते हैं कि E फॉर एनी एटम इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ Z², ये चीज कॉमन, ये चीज कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो माइनस ऑफ Z²। अच्छा माइनस माइनस भी कॉमन ही आ जाएगा, तो माइनस अपॉन माइनस प्लस ही आ जाएगा। तो E ऑफ nth एटम ऑफ हीलियम प्लस अपॉन E ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, E ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस अपॉन E ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू Z ऑफ हीलियम प्लस का स्क्वायर अपॉन Z ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 4, यानी E ऑफ nth एटम ऑफ हीलियम प्लस nth ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू 4 इंटू E ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। और ये कितना मानने को बोल रहा है अपने को En, तो 4 इंटू En, 4 En आ जाएगा। ठीक है, 4 En फर्स्ट आंसर। 7th है, फर्स्ट सेल
एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज -54.4 जानते हैं हम, तो एनर्जी ऑफ इट्स सेकंड सेल क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी अपॉन 4, है ना, याद है ना, ये फॉर्मूला बताया था कि En इज इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर, लगा देना। द सेल H एटम रेडियस इज 4.76, हैव वैल्यू ऑफ n इज 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है। वो बोल रहा है कि एक H एटम के अंदर एक NH सेल है जिसका रेडियस जो है वो 4.76 एंगस्ट्रॉम है, तो बताइए इस n की वैल्यू क्या होगी, कौन सा सेल है ये, तो हम बोल देंगे रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। रेडियस कितना दे दिया 4.76, z कितना हो गया हाइड्रोजन के लिए 1, तो n निकाल लीजिए 4.76 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4.76 अपॉन 0.529, तो n स्क्वायर, अब बाकी सब कैलकुलेशन कर लेना अच्छी तरह से, हो जाएगा 47.6 अपॉन 5.29, तो 5 9 जा 45 होता है ना, 5 9 जा 45, तो ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हेंस n इज इक्वल टू √9 यानी थर्ड ऑर्बिट, तो ये थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा। फर्स्ट आंसर थर्ड ऑर्बिट है, लेकिन फर्स्ट आंसर है ये, तो थर्ड n इज इक्वल टू 3 जो है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन देगा, यहाँ थोड़ी सिली मिस्टेक होती है क्योंकि 3 आया तो हम थर्ड ऑप्शन टिक कराते हैं, अब थर्ड n इज इक्वल टू 3 ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया होता है, फर्स्ट ऑप्शन टिक करके आना। 9 नंबर, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज is 15,200 centimeter inverse, then wave number of first line of बार्मर सीरीज ऑफ Li+2 will be। देखिए बार्मर सीरीज के फर्स्ट लाइन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना, बार्मर सीरीज के 9 नंबर DPP3 का 9 नंबर क्वेश्चन कि वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन हाइड्रो, कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन में दे रखा है, इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स, तो वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन Li+2 विल बी कितनी होगी। वेव नंबर किसी भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांजिशन करता तो क्या होती है, RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2, ठीक है। अगर बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन है, चाहे यहां है चाहे यहां है, इनके लिए क्या होगा, बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए देखिए कब होती है बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा, तो ये n1 हो गया और ये n2 हो गया, तो वो तो दोनों के लिए सेम है, n1 2, इस केस में भी n1 2 n2 3, इस केस में भी n1 2 n2 3, यानी ये कॉमन हो गया, और जो चीज कॉमन आती है वो रेशियो में कट जाती है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। RH वैसे अलग अलग एटम का थोड़ा अलग अलग आता है, ध्यान रखना RH, बट बहुत माइन्यूट डिफरेंस आता है। RH की एवरेज वैल्यू 109700 सेंटीमीटर इनवर्स मान जाती है, तो वैसे RH अलग अलग एटम का अलग अलग आता है, इसका रीजन बाद में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊंगा, थोड़ा ज्यादा डेप्थ लेवल का है, जनरल नीट में आता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। लेकिन RH की एवरेज वैल्यू 109700, तो ये भी कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तब खाली ये डिफरेंट रह गया। तो आप इन दोनों का रेशियो Z न्यू बार ऑफ बार्मर सीरीज फर्स्ट लाइन इन Li+2 अपॉन न्यू बार ऑफ बार्मर सीरीज फर्स्ट लाइन इन हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा Z ऑफ Li+2 का स्क्वायर अपॉन Z ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज कॉमन आ रही है, तो ये दोनों का रेशियो आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कितना जाएगा 9, यानी इसको इसका जो बार्मर सीरीज का जो है बार्मर सीरीज फर्स्ट लाइन ऑफ Li+2 विल बी 9 इंटू बार्मर सीरीज वेव नंबर ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन, और ये हमें एग्जामिनर ने कितना दे रखा है 15200, ये दे रखा है 15200, तो ये आंसर आ गया 15200 का 9 टाइम्स, फोर्थ आंसर हो जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन सर्कुलर इन फिक्स्ड ऑर्बिट
व्हेन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स, लैंग्वेज सही कर लेना, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सर्कुलेट होता है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ही एब्जॉर्ब एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इट एमिट रेडिएशन, इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड, एनर्जी इज फिक्स्ड। जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा तब एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन के समय करेगा। When orbit away from nucleus एनर्जी, जब ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर है ना, लैंग्वेज थोड़ी सी फिर थोड़ा अलग टाइप की है। When orbit is away from nucleus its energy, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, जो अवे वाले ऑर्बिट हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी क्या होती है, ध्यान रखना, -13.6, मान ऐसे एटम का एग्जांपल ले रहा हूँ, -3.4, -1.5, तो टोटल एनर्जी की बात चल रही है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस में कम होती जा रही है, मतलब इंक्रीज होती जा रही है, और इनफाइनाइट तक आते आते जीरो हो जाती है, तो इट्स एनर्जी इंक्रीज, थर्ड आंसर हो जाएगा। बोर रेडियस ऑफ एच एटम निकाल लोगे आप, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बोर एटम का रेडियस, अब इस बार मीटर में पूछा है, तो जो एंगस्ट्रॉम वाला है उसमें 10⁻⁻10 मीटर कर देना एंगस्ट्रॉम की जगह। द रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच एंड बेरिलियम +3, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ग्राउंड स्टेट से, तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जाना है, और बेरिलियम +3 के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे। हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट भी n=1, और बेरिलियम +3 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका ग्राउंड स्टेट भी n=1, लेकिन हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी -13.6 होगी, बेरिलियम +3 के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इंटू 4²/1², उससे 16 टाइम्स होगी, माइनस में 16 टाइम्स हो जाएगी। तो जितनी हाइड्रोजन में चाहिएगी ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक ले जाने में, बेरिलियम +3 में ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट उससे 16 टाइम्स चाहिएगी, तो 1/16, फोर्थ आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके कर लेना। थर्ड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज गिव ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम इज, थर्ड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज कब मिलता है, जब हायर से 2 में आए और चाहे 2 से हायर में जाए। थर्ड लाइन कब मिलता है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, तो 5 to 2, फर्स्ट आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक बात है, फर्स्ट आंसर सही लग रहा है। ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ठीक नहीं लग रहा, ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ठीक नहीं रहा, 1/4 ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, बताया हुआ आपको, नोट्स में देख लेना अच्छी तरह से। 16 क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डू ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2, 4 to 2 में सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन इज ऑब्टेन्ड, फ्रीक्वेंसी तब मैक्सिमम होगी, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, देखने से लगता कुछ और है, दुनिया में बहुत बार ऐसा होता है, ध्यान रखना कि लगेगा कुछ और होगा कुछ और, ये जीवन का फलसफा है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अब अपन जानते हैं E = h/ν, जिसका एनर्जी मैक्सिमम उसी का जिसका एनर्जी मैक्सिमम होगा उसी का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। E = hc/ν बार, E = hc/λ, भाई जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा और उसका एनर्जी मैक्सिमम, उसका वेव नंबर मैक्सिमम, वेवलेंथ उसका मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी वाली रेडिएशन कौन सी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी वाली, जो मैक्सिमम एनर्जी वाली होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली होगी। n = 2 to 1, n = 6 to 2, n = 6 to n = 2, n = 1 to 2, 1 to 2, इसमें तो एमिशन होगा ही नहीं, इसमें तो एब्जॉर्प्शन होगा। 2 to 6, 2 to 6 में तो एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये दोनों चाहिए। अब 6 से 2 में ज्यादा जो रेडिएशन, 6 से 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी एटम में, 6 से 2 में आएगा तो ज्यादा रेडिएशन, ज्यादा एनर्जी वाली, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एमिट करेगा, या 2 से 1 में, लगता है ये, क्योंकि 6 से 2 ऐसा लग रहा है, और या 2 to 1 लग रहा है, लेकिन होगा ये 2 और 1 का जो डिफरेंस है ना, वो 2 और 6 के डिफरेंस से ज्यादा है। ये -13.6 है, मान लो एच एटम की बात करूं मैं, तो ये -3.4 है, ये -3.4 है, ये थर्ड ऑर्बिट का माइनस, अरे मैं कह रहा हूं आप 6 to 2 छोड़िए, अगर इनफाइनाइट to 2 आ जाए ना, इनफाइनाइट से 2 में आ जाए, तो भी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली रेडिएशन ही एमिट करेगा, जिसके 1 क्वांटम का एनर्जी, क्योंकि इसका एनर्जी -3.4, इसका एनर्जी 0। यहां जब करेगा ना तो
10.2 वाली रेडिएशन, ये रेडिएशन एमिट हो रही है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडिएशन। तो 2 से 1 में आने पर जो डिफरेंस है ना, वो इनफाइनाइट से 2 में आने वाले डिफरेंस से भी बहुत ज्यादा है, 3 टाइम्स है, 3.4 10.2। तो यहां तो 6 से 2 में आ रहा है। लग रहा है कि 6 और 2 में तो सर 4 का गैप है, और 2 से 1 में 1 का गैप है। वो तो क्वांटम नंबर में 6 का गैप है, 4 का गैप है, 1 का गैप है। 2 और 1 की एनर्जी में जो डिफरेंस है, गैप है, वो 6 और 2 के गैप से काफी ज्यादा है। इसका गैप का आप निकालना चाहते हो, 6th ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेना एच एटम के लिए। आप लोग सर ये तो एच एटम में हो सकता है, ये जो एच एटम के लिए गैप का जो होगा कि भाई गैप इतना है इसमें, तो इसमें उससे ज्यादा गैप है, तो हर एटम में यही होगा। समझा की बात? गैप अलग अलग हो सकता है वैल्यू में, लेकिन इस गैप से हमेशा ये गैप ज्यादा होगा। तो 2 से 1 में आने पर जो रेडिएशन एमिट होती है, 6 से 2 में आने पर के वाली रेडिएशन की तुलना में बहुत ज्यादा एनर्जी वाली होती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है, बहुत ज्यादा वेव नंबर वाली होती है, बहुत कम वेवलेंथ वाली होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम ट्रांजिशन फोर्थ सेल टू फर्स्ट सेल, फोर्थ से फर्स्ट सेल में तो सीरीज कौन सी मिलेगी? लाइमन। फर्स्ट में आएगा तो लाइमन मिलेगी हमेशा। 18 करेक्ट स्टेटमेंट। स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीज विद वेलोसिटी, ये स्पेसिफिक चार्ज होता है E/m। अब वेलोसिटी बढ़ने से यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगेगा। ये क्वेश्चन अभी काम का नहीं है, यहाँ नहीं देना चाहिए था। वेलोसिटी बढ़ने से ये जो m होता है ना स्पेसिफिक चार्ज में, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू E/m में जो m होता है, ये रिलेटिव मास होता है। रिलेटिव मास होता है जो हमेशा कितना होता है? m0/1 माइनस v²/c² का अंडर रूट। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, m बढ़ेगा, E कांस्टेंट रहेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चार्ज पे डिपेंड लागू नहीं होती। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चार्ज पे लागू नहीं होती, मास पे होती है, टाइम पे होती है। टाइम एक्सपेंड हो जाता है वेलोसिटी बढ़ने से, मास एक्सपेंड हो जाता है ना। मास पे, टाइम पे, चार्ज पे नहीं होता, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज कांस्टेंट है और ये चीज बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी बढ़ने से E कांस्टेंट है, m बढ़ता जा रहा है, नीचे वाली चीज बढ़ती जा रही है, तो E/m कम होता जाएगा, E/m कम होता जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज कम होता जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज जो है वो कम होता जाएगा। डिक्रीजेस विद वेलोसिटी, स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीजेस विद वेलोसिटी, डिक्रीजेस विद वेलोसिटी। सेकंड आंसर। बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। The energy of an electron in third orbit of an atom is -e. The energy of an electron in its first orbit. भाई थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी E -e दे दी, तो फर्स्ट ऑर्बिट की क्या होगी? थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? 21 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। En is equal to E1/n²। तो 21 नंबर क्वेश्चन, En E3 is equal to E1/3²। E1/3²। अच्छा, E1/3² हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? E3 is equal to E1/9। तो E1 is equal to 9 into E3। वो कह रहा है कि थर्ड ऑर्बिट में -e है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी दिया, उल्टा काम कर रहा है। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी देके फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा। जनरली आता है फर्स्ट ऑर्बिट का देके थर्ड का पूछेगा, लेकिन यहां महाराज कुछ अलग ही कर रहे हैं। E3 को -e बोल रहे हैं, तो E1 कितना हो जाएगा? 9 into -e -9e। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर आपको हमेशा जो प्रचलित चीज है उससे अलग ले जाता है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। आपको मेमोरी भी चाहिए, आप बहुत प्रैक्टिस भी चाहिए, और आपको इंटेलिजेंस भी चाहिए, शार्पनेस भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा बेसिक्स फंडामेंटल क्वेश्चन ही आते रहेंगे, जो बेसिक मेथड है उसी से आते रहेंगे। तो 21 में हो जाएगा -9e, फोर्थ आंसर। इसी तरह से 21 के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो मिलाइएगा, और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट उसके अंदर डीपी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग मिला के तैयार रखिए इसके सॉल्यूशंस जो है वो, डाउट्स जो है वो आप डिस्कशन डेस्क पे भी आप डाउट पूछते रहिए। डिस्कशन डेस्क पे मैं रेगुलर अब डिस्कशन डेस्क को वॉच किया करूंगा, तो आप उस पर डाउट पूछते रहिए, तो मैं वो डाउट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर ले लूंगा, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ज़्यादा इफेक्टिवली समझ में आएगा।